देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर 1.29. Following is the trial balance of Kamal as on 31st March 2020. You are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. ये आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा है स्टॉक एट द एंड 35,800. तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 35,800. इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस. अब इससे आपको इसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. देखिए देखो ये आपका वर्किंग नोट है. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ये हमारी बैलेंस शीट एज ऑन, ये हमको बनाना है कब का, 31 मार्च 2020. liabilities amount, assets amount, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, particular amount, या सब्जेक्टिव पेपर में वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं, तो जिस भी अकाउंट्स में, जिस भी क्वेश्चन में वर्किंग नोट्स बनेंगे वो बनाने हैं आपको. आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, particular amount, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, करना इसी तरीके से. सबसे पहले तीनों फॉर्मेट बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और आपका वर्किंग नोट. अब क्वेश्चन करना है स्टार्ट. तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो मैं बताया था ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं अपन, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में. सबसे पहले दो जगह की चीजें फिक्स्ड हैं, तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज, बाकी आप कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं. ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं. तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको दे रखा है
तो आप यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 40,000। फिर परचेज आपको दे रखी है, तो आप यहां लिखेंगे टू परचेज। परचेज आपको दे रखा है 1,35,000। फिर है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो इट विल बी रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। टू रिटर्न इनवर्ड ये आपको दे रखा है 2,000। फिर है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैरेज इनवर्ड? कि हमने जो गुड्स परचेज किए थे, तो गुड्स परचेज करते समय जो कैरेज हमने पे करा है वो कैरेज इनवर्ड कहलाता है। तो गुड्स कब परचेज करेंगे? प्रोडक्ट बनने से पहले, मतलब ये खर्चा प्रोडक्ट बनने से पहले इंकर्ड हो रहा है। तो मैंने बताया प्रोडक्ट बनने से पहले जो भी हमारा एक्सपेंस इंकर्ड होता है, ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है इट विल बी रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं अपन? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कैरेज इनवर्ड हमारा कौन सा एक्सपेंस हो गया? इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड 3,700। फिर है बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है। तो जितने भी आपके असेट्स हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो, चाहे वो करंट एसेट हो, कोई सा भी एसेट हो, ऑल असेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बिल रिसीवेबल आपको दे रखा है, बिल रिसीवेबल ये आपको दे रखा है आपका कितना? 16,000। सन्ड्री डेटर। तो डेटर भी आपके कौन से होते हैं? डेटर हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर कितने दे रखे हैं? 30,000। उसके बाद है फ्यूल गैस एंड वाटर। तो ये जो फ्यूल गैस एंड वाटर है ये सब कहाँ काम आते हैं? फैक्ट्री में। ये सब फैक्ट्री में यूज होते हैं, और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं सब डायरेक्ट होते हैं, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू फ्यूल गैस एंड वाटर कितना है? 9,300। उसके बाद बैड डेब्ट्स, ये हमारा लॉस होता है। बैड डेब्ट्स इज अ लॉस, लॉस होता है बैड डेब्ट्स। तो कोई सा भी लॉस हो, ऑल लॉसेस विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक लाइन छोड़ के, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे जो भी निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, सबसे पहले पीएनएल में वो ट्रांसफर होता है। तो इसलिए एक लाइन छोड़ के लिखना है टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है। कितने का हो गया बैड डेब्ट्स? 1,000। उसके बाद कमीशन। कमीशन है ट्रायल बैलेंस में, इसका डेबिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस से मतलब ये कमीशन हमारा एक्सपेंस हो गया। तो कमीशन हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कमीशन दे रखा है आपको कितना? 4,000। उसके बाद है सैलरी। तो जो लोग फैक्ट्री में वर्क करते हैं उनको हम जो पेमेंट करते हैं वो वेजेस कहलाती हैं। तो वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको जो हम पे करते हैं वो सैलरी कहलाती है। और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है वो सब क्या होते हैं? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो सैलरी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू सैलरी कितना दे रखा है? 14,000। फिर है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड हमारा क्या होता है? असेट होता है, करंट असेट। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड। तो इट इज आवर करंट असेट। कितना है? 7,000। कैश एट बैंक ये भी हमारा करंट असेट होता है। कैश एट बैंक ये भी हमारा करंट असेट है। बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे कितना है? 10,000। फर्नीचर ये भी हमारा फिक्स असेट है। फर्नीचर इज आवर फिक्स असेट, तो उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे कितना? 16,000। फिर रिपेयर, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रिपेयर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दे रखा है? 2,000। वेजेस, अभी मैंने आपको बताया वेजेस किसको पे करते हैं? जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको पेमेंट होता है, वो क्या कहलाता है? वेजेस।
तो यहाँ लिखेंगे टू वेजेस, कितना हो गया 15,000। इसको हेलो खड़े हो जाओ, पीछे थोड़ी देर खड़े हो जाओ। रिपेयर तो मशीनरी में यूज होता है ना, जनरली इसको रिपेयर को ऑफिस की रिपेयरिंग वगैरह ट्रीट करते हैं, इसलिए इसको पीएनएल में, ये जम्पशन बेस्ड है, ठीक है ना। बुक ऐसा हो रखा है। प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो पता होता है कि अच्छा ये रिपेयर फैक्ट्री में हुई है तो मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। एज ए स्टूडेंट आपको रिपेयर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी आएगी तो ये बुक्स में कंसेप्ट दे रखा है कि वेजेस एंड सैलरी आएगी तो उसको ट्रेडिंग में लिख दो, सैलरी एंड वेजेस आएगी तो पीएनएल में लिख दो। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, किताबों में ऐसे ही हो रखा है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो मेरे को पता है कौन मेरे फैक्ट्री में काम कर रहा है, कौन ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, किसको मैं वेजेस दे रहा हूँ, किसको सैलरी दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली पता होता है। किताब में ऐसा हो रखा है कि अगर वो पहले वेजेस आ जाए और फिर सैलरी आए तो उसको ट्रेडिंग में लिख दो, और पहले सैलरी और फिर वेजेस आ जाए तो पीएनएल में लिख दो, ठीक है ना। ये सारी बुक्स में ऐसे ही हो रखा है, कोई सी बुक हो, ठीक है। फिर जर्नल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इट इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बैठ जाओ। टू जर्नल एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं 4,000। उसके बाद रेंट है, तो मैंने आपको परसों बताया था लास्ट क्लास में भी कि फैक्ट्री साइलेंस के केस में रेंट को ट्रीट करते हैं ऑफिस का रेंट, और ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंस हमारे इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये रेंट हमारा कौन सा रेंट हो गया, कौन सा एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू रेंट, ये आपका दे रखा है 6,500। बिजनेस प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग, तो ये हमारे फिक्स एसेट है, इट इज अ फिक्स एसेट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे बिजनेस प्रीमाइसेस, तो ये दे रखा है आपको कितना 60,000। उसके बाद है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब है ड्राइंग, ये हमारी ड्राइंग्स हैं, तो उसको वर्किंग नोट में अपन अभी कैपिटल लिखेंगे, आएगी तब, तो उस कैपिटल में से अपन लेस कर देंगे ड्राइंग। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं। कितना दे रखा है 10,000, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, व्हाट इज मीन बाय कैरेज आउटवर्ड? कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है सेल करते समय, एट द टाइम ऑफ सेल हमने जो कैरेज पे करा है वो कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। तो ये खर्चा कब होगा, प्रोडक्ट बनने के बाद ही होगा। तो मतलब ये कैरेज आउटवर्ड आपका कौन सा एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड, कितना दे रखा है आपको 2,500। इलेक्ट्रिक पावर, अब ये भी एक कंसेप्ट बना रखा है, मतलब अजम्पशन ले रखा है कि जैसे लाइटिंग वर्ड हो गए ना, तो इसको आप ऐसे याद रख लो। लाइटिंग क्या होता है, अपन जैसे थोड़ा एजुकेटेड पर्सन है तो अपन जैसे लाइट चल जाती है तो अपन बोलो लाइट चली गई, अपन ऐसा नहीं बोलते पावर चला गया, पावर आ गया, ठीक है ना। तो वो लाइट होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, मतलब ऑफिस का हो गया। ये पावर वर्ड जो है ये इट इज यूज इन द फैक्ट्री, ये कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में, ठीक है ना। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो पता है कि मेरे फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है और ऑफिस का कितना है। एज ए स्टूडेंट आपको ऐसे ही याद करने का एक तरीका बता दिया, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये पावर चीज़ें फैक्ट्री में यूज होती हैं, तो इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस। लाइटिंग इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आप पीएनएल में लिखोगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है तो इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको आप कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। टू इलेक्ट्रिक पावर कितना दे रखा है आपको 12,000। उसके बाद अब क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर इज द करंट लाइबिलिटी, और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं इट विल बी रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यहां लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, कितने दे रखे हैं 38,000। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, इसको अपन लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बाय रिटर्न आउटवर्ड
ये आपको दे रखा है कितना 1000। उसके बाद है सेल्स, तो सेल्स को भी क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स अकाउंट 2,65,000। बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल हमारी कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी। तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं इट विल बी रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कितना है 10,000। फिर है आपका डिस्काउंट रिसीव, तो मैंने आपको बताया सेल को छोड़कर बाकी सारी इनकम इनडायरेक्ट होती हैं, एंड इनडायरेक्ट इनकम विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया 4,000। फिर है एप्रिसिएट प्रीमियम, ये क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है ना, एमबी वगैरह में, सी वगैरह में ट्रेनिंग होती है। सी में तो क्या होता है पेमेंट देते हैं, लेकिन एमबी वगैरह की ट्रेनिंग होती है ना, तो उसमें वो जो स्टूडेंट है उस कंपनी को फीस पे करते हैं, तो ये कहलाता है एप्रिसिएट प्रीमियम। तो ये आपकी इनकम है बिजनेस की, ठीक है। बाय एप्रिसिएट प्रीमियम कितना दे रखा है 2,000। कैपिटल दे रखी है आपको, तो इसको वर्किंग नोट में लिखेंगे आप कैपिटल, ये आपको दे रखी है 80,000 की। ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो उसको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 35,800, और दूसरा उसको क्या लिखोगे आप बैलेंस शीट की असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 35,800, इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अभी कंप्लीट हो गया। अब इसका बैलेंस करना है तीनों का। यहां पे दिख रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना है आपका 84,800। यहां पे आएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 84,800। अब यहां पे आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें भी क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, यानी इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ रहा है आपका 56,800। समझ में आ गया कैसा है, ये क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर दिया। तो ये जो नेट प्रॉफिट है इट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। का ट्रांसफर होगा, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वर्किंग नोट में ये ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। इसका टोटल ये टोटल नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर लिखा है। ऐड करेंगे यहाँ पे अपन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना निकाला था अपन ने 56,800। अब ये एडलेस करके जो आएगा ये आपकी कहलाएगी क्लोजिंग कैपिटल। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आपकी आ रही है 1,26,800। तो आप यहां लिखेंगे कैपिटल बैलेंस शीट में 1,26,800, और इसका टोटल करोगे आप बैलेंस शीट का, तो ये आ रहा है आपका 1,74,800, 1,74,800। समझ में आ गया बात? हाँ, इट इज गिवन द